हेलो एवरीवन, वेलकम टू फैमेटिक्स लर्निंग हब। मैं हूं स्निग्धा और आज मैं यहाँ पे हूँ एक नए टॉपिक के साथ फॉर क्लास 11 फिजिक्स। टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे चैनल फैमेटिक्स लर्निंग हब को ग्रो करने में आप ही हमारी मदद कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं हम अपना लाइव सेशन जल्द से जल्द लेके आए तो प्लीज़ हमें हेल्प करिए इस फैमेटिक्स लर्निंग हब की फैमिली को ग्रो करने में। हमें ज़रूरत है नियर अबाउट 1000 सब्सक्राइबर्स की, ताकि हम अपना लाइव सेशन शुरू कर सके, जिसमें हम आपको एनसीईआरटी सॉल्यूशन से लेके एचसी वर्मा के क्वेश्चंस तक हर एक सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे और आपके डाउट्स भी ऑनलाइन क्लियर करेंगे, जस्ट लाइक अ डाउट क्लियरिंग सेशन। तो ज़रूर से इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस वीडियो को डेफिनेटली लाइक करिए। सो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक के साथ। आपको ऑनलाइन नोट्स भी प्रोवाइड कर सकते हैं हम। उसके लिए आपको हमें फॉलो करना पड़ेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे। यू हैव टू गो एंड सिंपली जॉइन अस। लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, तो ज़रूर जाइए और टेलीग्राम चैनल को विजिट करिए और हमारे चैनल को ज्वाइन करिए, ताकि आपके पास नोट्स अवेलेबल हो सकें फॉर क्लास 11 एंड 12 फिजिक्स। सो आज का जो टॉपिक है वो है क्लास 11 से फिजिक्स, दैट इज वर्क, एनर्जी एंड पावर। ओके, तो हम इस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। कुछ सब टॉपिक्स हैं जो आज के लेक्चर में मैं एक्सप्लेन करूंगी आपको। सबसे पहला टॉपिक है वर्क। यहाँ पे हम बेसिकली बात करेंगे कि वर्क की डेफिनेशन होती क्या है। दिन भर में हम काफ़ी सारा काम करते हैं, कहीं आना जाना, किसी चीज़ को कहीं से उठा के कहीं और रखना, खाना खाना, कई सारे के हम काम करते हैं जिससे हमें एनर्जी की ज़रूरत भी पड़ती है। तो बेसिकली काम तो हम ज़रूर करते हैं अपनी डेली लाइफ में, बट अगर फिज़िक्स की बात करें तो वर्क डन एग्जैक्टली फिज़िक्स में होता क्या है? क्या वो सेम चीज़ है जिसके बारे में हम जनरली जानते हैं, जो हम डेली लाइफ में काम किया करते हैं, या कुछ उससे डिफरेंट है उसका डेफिनेशन वर्क का फिज़िक्स में? तो यही हम देखेंगे अंडर दिस टॉपिक वर्क। इसमें हम डेफिनेशन से लेके हर चीज़ वर्क के बारे में पता करेंगे, जो कि फिजिक्स में ज़रूरी है पढ़ना। नाउ सेकेंड टॉपिक जो है हमारा, दैट इज हम देखेंगे कि वर्क डन कांस्टेंट फोर्स के द्वारा किया गया कितना होता है। तो वी विल टेक टू सिचुएशंस जिसमें फोर्स का डायरेक्शन एज वेल एज डिस्टेंस का डायरेक्शन या डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम हो, और क्या हो अगर उन दोनों के बीच में कोई एंगल हो, जस्ट लाइक थीटा। तो वो हम देखेंगे अंडर दिस सेकेंड टॉपिक। तीसरा टॉपिक जो है, हम पता करेंगे कि वर्क का नेचर क्या हो सकता है। पहले तो उससे पहले मैं बताऊंगी आपको कि क्या वर्क स्केलर है या वेक्टर है। वर्क पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो हो सकता है, तो वही हम देखेंगे अंडर दिस टॉपिक, नेचर ऑफ वर्क डन इन डिफरेंट केसेस। कब वर्क डन पॉजिटिव हो सकता है, कब वर्क डन नेगेटिव हो सकता है, और क्या वर्क डन जीरो भी हो सकता है। तो ये हम देखने वाले हैं अंडर दिस टॉपिक, राइट। इसके बाद जो हमारा लास्ट टॉपिक होगा, जो कि सबसे ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट चीज़ है, कि किसी भी चीज़ के बारे में अगर हम फिजिक्स में पढ़ते हैं तो बहुत ज़रूरी है उसका डिमेंशन जानना, एज वेल एज उसकी यूनिट के बारे में पता लगाना। तो वर्क का डिमेंशन किस तरह से हम निकालेंगे वो मैं आपको दिखाऊंगी इस लेक्चर में, एज वेल एज एग्जैक्टली वर्क की यूनिट क्या होती है, हम कैसे मेजर करते हैं वर्क को। आई विल डेफिनेटली शो यू इन दिस लेक्चर। सो हमारे साथ बने रहिए एंड तक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, भूलिएगा मत। पहला टॉपिक है वर्क। व्हाट इज़ वर्क एग्जैक्टली, राइट। सो डे टू डे लाइफ में हम काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ करते हैं अपनी लाइफ में। क्या क्या कर सकते हैं हम बेसिकली कुक करते हैं फूड, हम कुकिंग करते हैं, ऑब्वियसली कुकिंग फूड, एंड इसी खाने को खा के जो हम कुक करते हैं बेसिकली उसी से हमें जो है एक एनर्जी मिलती है, जिस वजह से हम कई सारे और भी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, लाइक वॉकिंग, टॉकिंग, बात करना, चलना, थिंकिंग, हम सोचते भी हैं, राइट। तो सोचना, देन लिसनिंग, सुनना, राइट, टॉकिंग, बात करना, ये कुछ ना कुछ काम ज़रूर हैं, राइट। तो एग्जैक्टली फिजिक्स में क्या डिफरेंस हो गया? क्या यहाँ पे इन सिचुएशंस में जहाँ पे हम बात कर रहे हैं, हम चल रहे हैं, हम फूड कुक कर रहे हैं, क्या वर्क कुछ हो रहा है, राइट। तो काम तो ज़रूर कर रहे हैं। एक एग्जाम्पल यहाँ पे लेते हैं, जैसे इफ सपोज देयर इज अ बिल्डर एंड ही इज बिल्डिंग अ वॉल। सो एक बिल्डर है जो कि ऑब्वियसली एक वॉल बिल्ड करता है, राइट। तो
पूरा दिन लग जाता है उसे इस वॉल को बिल्ड करने में या घंटों लग जाते हैं, तो हम कहेंगे कि भाई बिल्डर ने काफ़ी काम किया है, ही हैज़ डन अ लॉट ऑफ वर्क। तो अगर हम कहेंगे तो ऑब्वियसली यहाँ पे कुछ ना कुछ काम तो उसने किया ही है इन बिल्डिंग द वॉल। बट क्या फिजिक्स में उसने सही में कुछ काम किया? नो। अगर हम रियलिटी में जाए, राइट, अगर हम फिजिक्स की बात करें, किया था उसने कुछ काम, ज़रूर करते हम भी कुछ काम है, सोचते हैं, बोलते हैं, खाते हैं, चलते हैं। बट अगर हम बात करें फिजिक्स के टर्म्स में, अगर हम बात करें तो क्या एग्जैक्टली इन सब चीज़ों में कुछ ना कुछ वर्क डन हुआ है? तो द आंसर इज नो। यहाँ पे कोई भी वर्क डन नहीं है, या मैं कहूँगी यहाँ पे वर्क डन जो था वो कंप्लीटली ज़ीरो था फिजिक्स के टर्म्स में अगर हम बात करें, राइट। तो एग्जैक्टली फिजिक्स में वर्क का मतलब क्या है? सो फिजिक्स में अगर हम बात करें वर्क की, तो इट इज़ द एनर्जी ट्रांसफर्ड बाय अ फोर्स इन इट्स ओन डायरेक्शन। एनर्जी का ट्रांसफर होता है, हम फोर्स लगाते हैं किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में, जिस वजह से वो ऑब्जेक्ट मूव करने लगता है एक डायरेक्शन में। सपोज आई टेक दिस एग्जांपल, राइट। यहाँ पे एक सपोज करते हैं कि हमने एक ब्लॉक को रखा, यहाँ पे ब्लॉक को रखा, दिस इज सम ब्लॉक जिसको हमने एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा है। अब इस ब्लॉक के ऊपर हम कुछ जो है फोर्स लगाएंगे। सपोज फोर्स लगाते हैं इस डायरेक्शन में, हम सिंपली पुश करते हैं ब्लॉक को। सो पुश जो है इज अ काइंड ऑफ अ फोर्स, ऑब्वियसली पुश और पुल ऑन अ बॉडी इज अ फोर्स। सो फोर्स हम लगाते हैं इस ब्लॉक के ऊपर, जिस वजह से कुछ टाइम बाद ये ब्लॉक जो है डिस्प्लेस हो जाता है, अपनी जगह से चलने लगता है या खिसक जाता है अपनी जगह से, और डिस्प्लेस होके आ जाता है कुछ यहाँ पे, पोजीशन चेंज हो जाती है। इस दौरान फोर्स लगाने पे जो है, सपोज ब्लॉक जो है डिस्प्लेस करता है एस डिस्प्लेसमेंट से, राइट। सो एस डिस्टेंस से ये ब्लॉक मूव करता है, तो यहाँ पे हम कहेंगे यस, यहाँ पे कुछ ना कुछ वर्क डन हुआ है। तो अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो बेसिकली वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है, अगर आप फिजिक्स में निकालोगे, इट इज सिंपली फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को ही कंसीडर करते हैं। सो दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन दिस केस, सो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट विच इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इट ट्रैवल्ड। ओके, सो दिस इज हाउ वी डिफाइन वर्क इन फिजिक्स, राइट। तो दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम वर्क डन की बात करें तो वर्क तभी हो सकता है जब ये दोनों कंडीशंस फॉलो हो यहाँ पे, राइट। सो वर्क इज डन इफ, अगर ये दोनों चीजें यहाँ सेटिस्फाई हो। पहला कि फोर्स लगना चाहिए बॉडी पे, फोर्स एक्ट्स ऑन बॉडी, एंड बॉडी को डिस्प्लेस होना पड़ेगा इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। So these are the 2 points which are very important कि फोर्स लगना चाहिए बॉडी पे एज वेल एज कुछ डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। कुछ केसेस में हम देखेंगे कि फोर्स जिस डायरेक्शन में लगाया गया है उसी डायरेक्शन में बॉडी डिस्प्लेस हो रही है, जस्ट लाइक दिस। जैसे हमने जो है, सपोज दिस इज एक्स डायरेक्शन, एक्स एक्सिस के अलोंग हम जो है फोर्स लगा रहे हैं, तो एक्स एक्सिस के अलोंग जो है फोर्स लगा, इसी डायरेक्शन में आपको फोर्स भी है एज वेल डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में। तो यहाँ पे आप देखोगे दोनों का डायरेक्शन सेम है। ओके, तो एंड कुछ केसेस ऐसे आपको देखेंगे कि आपने फोर्स लगाया किसी और डायरेक्शन में, किसी एंगल में, थ्रू सम एंगल, बाय सम एंगल, बट डिस्प्लेस हुआ बॉडी डिफरेंट डायरेक्शन में, राइट। तो कहीं ना कहीं बॉडी जो डिस्प्लेस हुआ है, एक कंपोनेंट इन्वॉल्व होगा फोर्स का। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट बहुत ज़रूरी है बॉडी का, और ये भी डिस्प्लेसमेंट तभी होगा जब कभी ना कभी आप फोर्स अप्लाई करोगे बॉडी पे। सो दीज आर द 2 थिंग्स जो अब हम यहाँ पे क्लियर आउट करेंगे आपको, और बताएंगे कि एग्जैक्टली 2 सिचुएशंस कंसीडर करेंगे जिसमें हम बात करने वाले हैं कि वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स ऑन अ बॉडी।
अब हम बात करने वाले हैं वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स। वर्क डन तो आपको क्लियर हो चुका होगा। अब कांस्टेंट फोर्स अगर हो तो उस केस में वर्क डन कितना होता है। तो यहाँ पे हम दो केसेस जो है कंसीडर करेंगे। पहला केस देखते हैं विच इज फोर्स एक्ट्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन। सिचुएशन मैं आपको बताती हूँ क्या है। यहाँ पे एक बॉडी रखी हुई है, सपोज दिस इज सम ब्लॉक, इसको एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा गया है, राइट। यहाँ पे जो है दिस इज द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, हम फोर्स जो है इस डायरेक्शन में लगाते हैं, राइट। दिस इज सम फोर्स, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन कुछ इस तरह से है, फोर्स इस डायरेक्शन में लगाया जाता है। फोर्स लगाने पे जो बॉडी है वो डिस्प्लेस हो जाती है कुछ इस तरह से और आगे बढ़ के इस पोजीशन पे आ जाती है। ओके, सो दिस इज व्हाट आई हैव। फोर्स अभी भी इसी डायरेक्शन में लग रहा है। तो इस दौरान बॉडी को जब हमने एक फोर्स लगाया, फोर्स जो था इट वाज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन, फोर्स भी इसी डायरेक्शन में था एज वेल एज बॉडी का मोशन भी सेम डायरेक्शन में हुआ है। मान लीजिए यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो है एस डिस्प्लेसमेंट, ओके। एस डिस्टेंस से डिस्टेंस थ्रू विच बॉडी हैज मूव्ड, सपोज इट इज एस। तो इस केस में अगर हम वर्क डन निकालेंगे, सो वर्क डन का सिंपल फॉर्मूला आ जाता है फोर्स, राइट, मल्टीप्लाई द डिस्टेंस थ्रू विच द बॉडी हैज डिस्प्लेस्ड। यहाँ पे एस है, ओके। तो यहाँ पे सिंपली आपका फॉर्मूला बन जाएगा एफ एस, ओके। सो डब्ल्यू इक्वल्स टू एफ एस। तो यहाँ पे डब्ल्यू इक्वल्स टू एफ एस विल बी द फॉर्मूला जब आपका फोर्स इज एक्टिंग along the direction of motion, फोर्स का एज वेल एज जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में बॉडी डिस्प्लेस हो रहा है। तो उस केस में आप ये फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे, ओके। नाउ सेकंड केस क्या है हमारा, दैट इज योर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो है अब एक दूसरे से कुछ एंगल बना रहे हैं। तो चलिए सिचुएशन को कंसीडर करते हैं। मान लीजिए फिर से ये बॉडी यहाँ रखी हुई है, राइट। फोर्स कुछ इस तरह से लग रहा है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, राइट। बट बॉडी जो है वो डिस्प्लेस हो रही है इस डायरेक्शन में, राइट। फोर्स कुछ इंक्लाइन डायरेक्शन में लग रहा है बॉडी पे, बट बॉडी डिस्प्लेस स्ट्रेट अवे हो रही है, ओके। तो इसका डिस्प्लेसमेंट मान लीजिए इस तरह से कुछ होता है और अगेन यहाँ पे फोर्स जो है इंक्लाइंड वे में ही लग रहा है। तो अगर आप देखोगे तो ऑब्वियसली यहाँ पे अगर मैं बताऊं तो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट थ्रू विच बॉडी हैज गॉट डिस्प्लेस्ड, एज वेल एज अगर आप डिस्प्लेसमेंट एज वेल एज फोर्स का अगर आप एंगल देखोगे तो दोनों के बीच में कुछ एंगल बना है विच इज थीटा। तो यहाँ पे फोर्स, राइट, तो यहाँ पे एक्चुअली फोर्स जो है इस डायरेक्शन में है एंड डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है। तो उन दोनों के बीच में कोई एंगल है थीटा। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं इस केस में वर्क डन क्या होगा, राइट। तो अगर बॉडी स्ट्रेट अवे इस डायरेक्शन में लाइक डिस्प्लेस हो रही है जबकि हम फोर्स जो है इंक्लाइंड वे में लगा रहे हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई ना कोई फोर्स का कंपोनेंट जरूर है। तो फोर्स का कंपोनेंट क्या है यहाँ पे, तो अगर आप रिजॉल्व करेंगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में तो आपको दो कंपोनेंट्स बेसिकली मिलते हैं यहाँ पे। इफ दिस इज थीटा आई विल हैव इट एज एफ कॉस थीटा, ओके। जबकि दूसरा वाला आपका बन जाता है एफ साइन थीटा, बट उससे हमें मतलब नहीं है, मैं बता देती हूँ। यहाँ पे एफ साइन थीटा हो जाएगा, ओके। ये दो कंपोनेंट्स हमें मिलेंगे जब हम वेक्टर एफ को रिजॉल्व करेंगे, बट हमें मतलब है सिर्फ इस वाले फोर्स से जो कि है एफ कॉस थीटा, क्योंकि एफ कॉस थीटा का डायरेक्शन भी एज वेल एज जो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है वो सेम डायरेक्शन में है, तो हम एफ कॉस थीटा को ही लेके चलेंगे। तो वर्क डन अगर हम निकालें तो फोर्स क्या हो जाएगा, एफ कॉस थीटा multiplied by s, right? So this is the displacement that I have. Okay, now मैं इसको किस तरह से लिख सकती हूँ, थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं एफ एस कॉस थीटा, ओके। नाउ फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है एज वेल एज आपका डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो आपने फॉर्मूला जो है एक पढ़ा होगा वेक्टर्स में, अगर हमें ए डॉट बी निकालना हो, राइट, दो वेक्टर्स हैं ए और बी, दो वेक्टर्स है, सपोज दिस इज वेक्टर ए एंड सपोज दिस इज वेक्टर बी, इन दोनों के बीच कुछ एंगल है थीटा। तो अगर हमें इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालना है तो हम क्या करते हैं, दोनों के मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई करते हैं एज वेल एज इन दोनों के बीच का जो एंगल होता है थीटा उसका कॉस लेते हैं। सो ए डॉट बी इज बेसिकली ए बी कॉस थीटा। तो मैं इसका उल्टा भी लिख सकती हूँ, अगर मुझे दिख रहा है ए बी कॉस थीटा तो मैं लिख सकती हूँ ए डॉट बी। तो कुछ ए बी कॉस थीटा जैसा ही मुझे यहाँ दिख रहा है एफ एस कॉस थीटा, तो मैं इसका जस्ट रिवर्स लिख दूंगी, दैट इज एफ डॉट एस। सो आई कैन राइट इट एज एफ डॉट एस, ओके।
सो दिस इज वर्क डन जब आपका फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट जो है दे आर इंक्लाइन टू ईच अदर. नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक चीज जो आपको यहाँ समझनी है, ये वर्क डन जो है ये यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है. और आपको पता है जो डॉट प्रोडक्ट होता है बेसिकली ये हमें स्केलर प्रोडक्ट होता है या हमें स्केलर वैल्यू देता है. यहाँ पे जो वैल्यू निकल के आएगी डॉट प्रोडक्ट से वर्क डन विच इज योर एफ डॉट एस. एफ डॉट एस स्केलर प्रोडक्ट होता है. यहाँ पे हमें एक स्केलर वैल्यू मिलती है. स्केलर मीन्स जिसका डायरेक्शन ना हो, सिर्फ मैग्नीट्यूड हो या सिर्फ वैल्यू हो. तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि जो आपका वर्क डन है वो आपका एक स्केलर क्वांटिटी है, बिकॉज इट इज द डॉट प्रोडक्ट बिटवीन टू वेक्टर्स. वन ऑफ द वेक्टर्स इज फोर्स एंड द अदर वेक्टर इज डिस्प्लेसमेंट. ओके, सो आई कैन राइट दैट वर्क इज बेसिकली अ स्केलर क्वांटिटी. तो ये था दो सिचुएशंस जो हमने यहाँ पे कंसीडर करा है, ए एंड बी, जब आपका फोर्स एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ मोशन सेम डायरेक्शन में है, एंड द अदर वन विच इज योर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट जो है एक दूसरे से इंक्लाइंड हो या दोनों कुछ एंगल बना रहे हों. ओके, सो आई होप ये जो टॉपिक था वो आपको डेफिनेटली क्लियर हो चुका है. जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज कि वर्क डन क्या होगा अलग अलग सिचुएशंस में. यहाँ पे हम बात करने वाले हैं पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो वर्क डन के बारे में. तो वर्क पॉजिटिव कब होता है, नेगेटिव कब होता है और जीरो कब होता है. तो अगर हम फॉर्मूले की बात करें, वर्क विच इज गिवन एज वर्क डन बाय अ फोर्स इज गिवन एज एफ एस कॉस थीटा, जहाँ पे ये एफ है जिसकी वजह से हम वर्क डन निकालते हैं. एस जो है डिस्प्लेसमेंट है, जिस डिस्टेंस से ये डिस्प्लेस होता है बॉडी, राइट, एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एज वेल एज द डिस्प्लेसमेंट. तो चलिए तीनों केसेस कंसीडर करते हैं. पहला केस जो है दैट इज योर पॉजिटिव वर्क डन. वर्क डन पॉजिटिव कब होगा, जब यहाँ पे ये एंगल जो है थीटा ये होना चाहिए लेस देन 90 डिग्री, ये एक्यूट एंगल होना चाहिए. ओके, सो कंसीडर दिस इज सम बॉडी, ये कोई बॉडी है, राइट. तो बॉडी पे जो है फोर्स कुछ इस तरीके से लग रहा है इंक्लाइंड वे में, बट बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट है वो स्ट्रेट हो रहा है. ओके, तो अब डिस्प्लेसमेंट अगर स्ट्रेट अवे हो रहा है एक इंक्लाइंड वे में, लाइक फोर्स इंक्लाइंड वे है एज वेल एज, बट डिस्प्लेसमेंट सीधा हो रहा है, तो उस केस में कहीं ना कहीं इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में कोई ना कोई कंपोनेंट जो है फोर्स का रहा होगा जिस वजह से बॉडी जो है सीधी डिस्प्लेस हो रही है. तो कंपोनेंट कौन सा हो जाएगा, अगर थीटा एंगल है एफ और एस के बीच में, एफ कॉस थीटा. तो एफ कॉस थीटा वो कंपोनेंट है फोर्स का जिस वजह से बॉडी सीधा डिस्प्लेस कर रही है. नाउ यहाँ पे अगर हम फॉर्मूला लगाएंगे वर्क डन का तो यही आने वाला है एफ एस कॉस थीटा, राइट. बट यहाँ पे क्योंकि आपका थीटा जो है वो लेस देन 90 डिग्री है, राइट, इट कुड बी एनी वैल्यू, कोई भी वैल्यू हो सकती है अगर आप सिंपली एक्यूट एंगल कंसीडर करोगे. सो यहाँ पे हमें एक्यूट एंगल जो है कंसीडर करते हुए चलना है सिंपली, राइट. सो यहाँ पे आपको सिंपली एक्यूट एंगल कंसीडर करना है, राइट. इट्स थीटा शुड बी लेस देन 90 डिग्री. आपका हो सकता है सिंपली 0 डिग्री हो सकता है, वो तो जीरो एंगल के केस में आ जाएगा. देन यू कैन हैव 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30, 60, 45, 50, मीन्स इट शुड बी लेस देन 90. उस केस में आपका वर्क डन पॉजिटिव आने वाला है. एक एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं, राइट. अगर कोई बॉडी है जो कि फ्री फॉलिंग कर रही हो, मीन्स बॉडी जो है फ्रीली जो है सिंपली फॉल कर रही है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी ओनली. सिंपली कोई बॉडी है जिसको हमने ऐसे गिरा दिया. इनफैक्ट फ्री फॉल के बारे में हम बात करें तो क्योंकि यहाँ पे जो थीटा होगा वो जीरो होगा. लेट अस सी हाउ. इफ देयर इज सम बॉडी, कोई एक बॉडी है जो कि फ्री फॉल कर रही है, तो जो ग्रेविटेशन फोर्स का डायरेक्शन होगा वो भी इसी डायरेक्शन में होगा, एज वेल एज बॉडी जो है वो डिस्प्लेस कर रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही. तो अगर हम यहाँ पे F और S के बीच का एंगल देखें, फॉर वर्क डन बाय द ग्रेविटी निकालना चाहे, तो F और S के बीच में जो एंगल बन रहा है दैट इज योर 0 डिग्री. तो यहाँ पे अगर हम रखें वर्क डन का फॉर्मूला दैट इज एफ एस कॉस 0 डिग्री, तो कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, तो मुझे यहाँ पे मिल जाएगा एफ एस. ओके, सो आई कैन राइट इट एज एफ एस. ये एक ऑब्वियसली पॉजिटिव वैल्यू है. ओके, सो वर्क बॉडी व्हेन इट इज फॉलिंग फ्रीली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी इज जो वर्क डन होता है बाय द ग्रेविटी इज ऑलवेज पॉजिटिव. सेकेंड केस कंसीडर करते हैं जो है यहाँ पे नेगेटिव वर्क डन का. तो नेगेटिव वर्क डन होने के लिए जो थीटा यहाँ पे होना चाहिए इट शुड बी मोर देन 90 डिग्री. ठीक है, तो मान लीजिए ये कोई बॉडी है जिसपे फोर्स, ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है फोर्स का, फोर्स जो है कुछ इस डायरेक्शन में लग रही है.
एंड बट डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है. ओके, सो फोर्स इज इन दिस डायरेक्शन बट डिस्प्लेसमेंट इज इन दिस डायरेक्शन. तो यहाँ पे अगर आप एंगल देखो, दोनों के बीच में एंगल बन रहा है थीटा. नाउ दिस थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री. ओके, तो उस केस में अगर यहाँ पे इफ दिस इज थीटा, ये वाला एंगल आपका हो जाएगा 180 पाई माइनस थीटा लिख सकते हैं आप, या 180 माइनस थीटा. तो 180 माइनस थीटा के अकॉर्डिंग जो फोर्स का कॉम्पोनेंट आएगा, इफ दिस इज एफ, तो यहाँ पे मुझे मिलेगा एफ कॉस 180 माइनस थीटा, जो कि ऑब्वियसली सेम हो जाएगा एफ कॉस थीटा के, नो चेंज. तो दिस विल बी द कॉम्पोनेंट ऑफ द फोर्स. मतलब अगर यहाँ पे आप देखो, फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में बट डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस डायरेक्शन में. ओके, तो यहाँ पे जो है ये कंप्लीटली जो है इंक्लाइंड वे में है. बट अगर हम इस फोर्स को कंसीडर करें यहाँ पे, तो आप दोनों के बीच में जो एंगल देखोगे वो हो जाएगा पूरा पूरा 180 डिग्री का. एक एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं. सपोजिंगली अगर कोई बॉडी सपोजिंगली एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखी गई है. ओके, तो सपोज दिस इज सम हॉरिजॉन्टल सरफेस जिसके ऊपर ये बॉडी रखी गई है, राइट. तो अब ये सम टेबल और यू कैन टेक इट एज एनी सरफेस. ठीक है, तो यहाँ पे जो है नाउ, अब अगर हमें निकालना है व्हाट इज द वर्क डन बाय द ग्रेविटी ऑन दिस सरफेस. मान लीजिए हम बॉडी को लिफ्ट करते हैं ऊपर की डायरेक्शन में. ओके, बट हमें निकालना है वर्क डन नॉट बाय मी और नॉट बाय अस बट बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स. तो ग्रेविटेशन फोर्स का डायरेक्शन होगा नीचे, राइट. तो फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, बट यहाँ पे अपलिफ्टिंग हो रही है बॉडी की ऊपर डायरेक्शन में. ओके, सो अगर आप टेबल पे कोई किताब रखते हो और उसको आप लिफ्ट करते हो, सो अगेंस्ट ग्रेविटी यू लिफ्ट द बुक, राइट. सो डिस्प्लेसमेंट है अपर डायरेक्शन में, बट वर्क डन बाय ग्रेविटी निकालना है, इस वजह से ग्रेविटेशन फोर्स का डायरेक्शन है डाउनवर्ड डायरेक्शन में. तो दोनों ऑपोजिट हो जाएंगे, राइट. सो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है बेसिकली, अगर मान लीजिए दिस इज द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन. ठीक है, ये ग्रेविटेशन फोर्स का है, दिस इज एफ जी. ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, बट यहाँ पे बुक कर रहे हैं हम अपलिफ्ट अपवर्ड डायरेक्शन, मतलब एस हो जाएगा ऊपर के डायरेक्शन में, राइट. तो दोनों कंप्लीटली ऑपोजिट हैं, तो दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा 180. यहाँ पे थीटा आ जाएगा 180 डिग्री. इस केस में अगर हम वर्क डन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा. सो इफ आई ट्राई टू फाइंड आउट द वर्क डन ओवर हियर इन दिस केस, राइट. सो इस केस में अगर हम वर्क डन निकालते हैं नेगेटिव वाले में, इट विल बी एफ एस कॉस 180 डिग्री. सो कॉस 180 आपका हो जाएगा -1, इसकी वैल्यू होती है -1. तो यहाँ हम लिख सकते हैं माइनस एफ एस. तो यहाँ पे आप देखोगे वर्क डन की वैल्यू आ रही है नेगेटिव. सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ नेगेटिव वर्क डन और नेगेटिव वर्क. लास्टली जो है वो है जीरो वर्क डन. क्या वर्क जीरो भी हो सकता है? ऑब्वियसली हो सकता है. अगर हम कंसीडर करें फॉर एग्जांपल सर्कुलर मोशन, इफ अ बॉडी इज टेकिंग अ सर्कुलर पाथ, राइट. तो यहाँ पे आप देखोगे, सी फॉर्मूला जो था यहाँ पे वो था एफ एस कॉस थीटा. अब वर्क को अगर जीरो होना है तो यहाँ पे कहीं ना कहीं थीटा को होना पड़ेगा 90 डिग्री, क्योंकि उस केस में वर्क डन जो आएगा एफ एस कॉस 90, हमें मिलेगा वर्क डन टू बी जीरो, मीन्स थीटा शुड बी 90 डिग्रीज, राइट. दिस इज द कंडीशन. तो यहाँ मान लीजिए देयर इज सम बॉडी, यहाँ पे कोई बॉडी है जो कि रिवॉल्व कर रही है, एक सर्कुलर पाथ में घूम रही है, सर्कुलर मोशन में है. तो अगर इस पॉइंट पे अगर आप जो है यहाँ पे, अभी सपोज दिस इज मूविंग, ठीक है, आप एक सिंपल सी लाइक आप एक थ्रेड लीजिए और जो है वो एक एंड में टाई कर दीजिए किसी स्टोन को और उसको आप घुमाना शुरू करिए. तो दैट इज अ सर्कुलर मोशन विच इज हैपनिंग ओवर हियर. और उस केस में सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है. तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है इट ऑलवेज एक्ट्स टुवर्ड्स द सेंटर, राइट. तो फोर्स का डायरेक्शन ऐसा है जिस वजह से ऑब्वियसली बॉडी जो है सर्कुलर पाथ में घूम रही है. यही फोर्स रिस्पॉन्सिबल है. दिस इज बेसिकली योर सेंट्रीपिटल फोर्स. सो सेंट्रीपिटल फोर्स का डायरेक्शन जो है अंदर की तरफ है, टुवर्ड्स द सेंटर. बट इस पॉइंट पे जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो कुछ इस डायरेक्शन पे है. तो यहाँ पे आप एंगल देखोगे 90 डिग्रीज का बन रहा है. ओके, उसी तरह से मान लीजिए अगर बॉडी जो आती है घूम के यहाँ आ जाती है, तो उस केस में भी आपका फोर्स का डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर लगेगा. ओके, बट जो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होगा वो कुछ इस तरह से होगा. ओके, टैंजेंट के अलोंग. सो एंगल यहाँ भी 90 डिग्री ही बनेगा. ओके, सो दैट इज वाई यहाँ पे थीटा जो है इट इज 90 डिग्री. सो बॉडी, इफ अ बॉडी इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, देन इन दैट केस वर्क डन इज जीरो, क्योंकि यहाँ पे cos 90 हो जाएगा जीरो. तो दैट वाज ऑल अबाउट योर पॉजिटिव, नेगेटिव एज वेल एज जीरो वर्क डन. आई होप ये टॉपिक जो है आपको क्लियर हो चुका है.
जो लास्ट टॉपिक है दैट इज योर यूनिट एंड डिमेंशन ऑफ वर्क. सो लेट अस सी कि पहले डिमेंशन क्या होगी वर्क की, राइट. तो एज आई नो जो वर्क डन का फॉर्मूला होता है दैट इज बेसिकली फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, राइट. फोर्स को हम लिख सकते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन एंड दिस इज इनटू एस, राइट. अब चलिए लिखते हैं इसका डिमेंशन फॉर्मूला, वर्क डन का डिमेंशन निकालते हैं, राइट. सो मास का डिमेंशन हो जाएगा सिंपली आपका m हो जाएगा, राइट. नाउ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होता है आपका, अगर मैं बाय डेफिनेशन जाऊँ, दिस इज बेसिकली रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी dv बाई dt, किस हिसाब से वेलोसिटी बदलती है टाइम के रिस्पेक्ट में, दैट इज और एक्सेलरेशन. तो यहाँ पे अगर हम निकालें सी और वेलोसिटी का, इसको और अगर तोड़ें, वेलोसिटी का होता है dx बाय dt, राइट. तो x मतलब है सिंपली डिस्टेंस, राइट. तो डिस्टेंस वेलोसिटी अगर आप सिंपल फॉर्मूला जाओ तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है. तो पहले अगर हम इसका डिमेंशन फॉर्मूला लिखे सपोजिंगली, सो आई विल राइट इट हियर एज आई सेड. तो यहाँ लिख लेते हैं एक्सेलरेशन इज dv बाय dt, राइट. नाउ dx बाय dt मीन्स डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम. तो वेलोसिटी का तो जो आएगा डिमेंशन इट विल बी l t. तो t को ऊपर लेके जाएंगे तो t माइनस 1, ओके. नाउ ये मुझे v का मिल गया. अब यहाँ पे अगर एक्सेलरेशन का डिमेंशन निकालेंगे, ठीक है, तो v का है lt माइनस 1, तो lt माइनस 1 डिवाइडेड बाई t dt. सो आई हैव t. सो इसको अगर ऊपर लेके जाएंगे आई विल हैव, यहाँ t टू द पावर ऑफ 1 है, ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस 1 फिर से आ जाएगा. तो एक्सेलरेशन का जो डिमेंशन आएगा इट विल बी सिंपली lt माइनस 1 और इसका माइनस 1 माइनस 2, ओके. सो एक्सेलरेशन इज lt माइनस 2. तो यहाँ रख देते हैं lt माइनस 2 और यहाँ पे सिंपली जो है l हो जाएगा, क्योंकि ये डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है तो सिंपली उसका लेंथ ही होता है डिमेंशन, ओके. तो कुछ इस तरह से आएगा. अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं. सो वर्क का जो डिमेंशन आएगा इट विल बी m l स्क्वायर t minus 2. Okay, so this is the dimensional formula for your work done. Okay, so I hope ये जो है टॉपिक आपको क्लियर है कि किस तरह से हम डिमेंशन निकालेंगे वर्क का. अब हम पता करते हैं यहाँ पे बेसिकली आपका ये वर्क का यूनिट क्या होता है. सो लेट अस सी दैट नाउ. अगर हम बात करें SI यूनिट की, तो SI यूनिट के केस में जो यूनिट होती है दैट इज योर जूल, ओके. सो वर्क इज योर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. तो 1 जूल ऑफ वर्क तभी होगा जब फोर्स जो है बॉडी पे लगने वाला हो 1 न्यूटन का, ओके, एंड बॉडी डिस्प्लेस हो थ्रू 1 मीटर, ओके. सो लगने वाला फोर्स अगर है बॉडी में 1 न्यूटन का, अगर कोई यहाँ बॉडी रखी गई है जिसके ऊपर जो है फोर्स लगाया जा रहा है 1 न्यूटन का, ओके, लगने वाला फोर्स है 1 न्यूटन का, एंड बॉडी जो है यहाँ से डिस्प्लेस होके डिस्प्लेस होती है बाय 1 मीटर. बाय 1 मीटर से फोर्स लगाने पे बॉडी डिस्प्लेस होती है बाय 1 मीटर. उस केस में जो वर्क डन हुआ है इस बॉडी पे इट विल बी ऑफ 1 जूल. सो जूल जो है आपका ये SI यूनिट है, ओके. दिस इज SI यूनिट. सो ये सिंपली जूल मीन्स, अगर आप जूल 1 जूल लिखोगे, so 1 joule is basically 1 Newton meter, okay. तो joule is the SI unit of work. अगर हम CGS की बात करें तो CGS में अर्ग होता है. इसको कैसे करके लिखते हैं I'll tell you, okay. So if I need to find out, simply अगर मैं suppose जो CGS unit होती है वो basically होती है your in अर्ग, okay. अगर मुझे रिलेशन फाइंड आउट करना है कि जूल और इस अर्ग में जो कि CGS यूनिट है इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, सो लेट अस सी हाउ विल आई फाइंड. सी CGS में आपका जो डिस्टेंस होता है वो हो जाता है सेंटीमीटर में और फोर्स जो हो जाता है वो हो जाता है डाइन्स में, ओके. दिस इज डाइन्स. सो इफ आई नीड टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन दिस जूल एंड अर्ग में, लेट अस सी कि हम इसको ये रिलेशन किस तरह से निकाल सकते हैं. सो लेट अस फाइंड आउट नाउ 1 जूल, ओके. नाउ अच्छा 1 न्यूटन जो होता है
उसको अगर हम कन्वर्ट करें डाइन्स में तो ये होता है 10 टू द पावर 1 न्यूटन बेसिकली, यहां से अगर ले 1 न्यूटन बेसिकली इक्वल्स टू 10 टू द पावर ऑफ 5 डाइन। ओके, एंड जो अगर हम सीजीएस में ले लेंथ को मीन्स डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को, उस केस में ये आ जाएगा इनटू 10 टू द पावर ऑफ, अगर आप 1 मीटर को सिंपली 1 न्यूटन की जगह आप रख दीजिए 10 टू द पावर ऑफ 5 डाइन, एंड 1 मीटर की जगह रखिए 10 टू द पावर, क्योंकि 100 सेंटीमीटर होता है तो आई राइट इट एज 10 टू द पावर ऑफ 2 सेंटीमीटर। नाउ लेट अस राइट इट डाउन। यहाँ 10 टू द पावर ऑफ 5 है, यहाँ 10 टू द पावर ऑफ 2 है, बेस दोनों का है सेम जो कि 10 है, तो पावर्स मल्टीप्लीकेशन के केस में ऐड हो जाएंगी। 5 प्लस 2 इज 7, सो आई विल हैव 10 टू द पावर ऑफ 7, एंड डाइन सेंटीमीटर को अगर हम कंबाइन करें आई विल गेट इट एज लाइक दिस अर्क इन सीजीएस यूनिट। So this is basically the relation between joule and the erg. So this relation you need to remember for the calculation purpose. This is basically the relation. Okay. So this is what I have in total for today's lecture. So I hope आपको ये वीडियो जो है पसंद आया है, तो ज़रूर से जो है सब्सक्राइब का बटन ठोकिए और जो है इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिए। राइट, तो आज का जो शाउट आउट है वो जाता है भावेश को। थैंक यू सो मच भावेश फॉर योर कमेंट्स। सो इसी तरह से आप सब लोग जो है वीडियो पे कमेंट करते रहिए। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोगों के साथ शेयर करें, इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करवाइए अपने फैमिली से, अपने दोस्तों से। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, एक नेक्स्ट लेक्चर पे। सो थैंक यू सो मच एवरीवन।